क्या आपने कभी एक महान सिविलाइजेशन के बारे में सोचा है जो पहले एग्जिस्ट करती थी और फिर बस वैनिश हो गई? खैर, एक ऐसी दुनिया जिसमें बस्टलिंग शहर थे, स्किल्ड लोग थे, इंट्रिकेट ट्रेड नेटवर्क्स थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी है। ये एक गहरा मिस्ट्री है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। इन लोगों ने दुनिया के कुछ पहले महान शहर बनाए थे, फिर भी हम उनके लिखे हुए एक भी शब्द को पार नहीं सकते। उनकी कहानी बड़े बड़े टेक्स्ट्स या राजाओं की कहानियों में नहीं मिलती। इसके बजाय ये हमें बेक्ड क्ले ब्रिक्स, छोटे स्टोन सील्स, शांत व्यवस्थित गलियों जो उन्होंने हमारे डिस्कवर करने के लिए छोड़ी थी। इस जर्नी में हम उस दुनिया में चलेंगे जो उन्होंने बनाई थी। हम उन विशाल जमीनों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें वे अपना घर कहते थे, पहाड़ों से समुद्र तक। हम उनकी सिटी प्लानिंग की इंजेन्युइटी पर हैरान होंगे, जिसमें रिमार्केबल सड़कें और ड्रेन्स थे। हम उन खूबसूरत चीजों को करीब से देखेंगे जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2600 बीसीई में फला फूला इस पीरियड को हम ब्रोंज एज कहते हैं। ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया के समकालीन थे, फिर भी ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा था। डोमेन 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ था। मॉडर्न पाकिस्तान, मॉडर्न भारत, अफगानिस्तान के हिस्से इंडस नदी, घग्गर हाकरा नदियों ने सिविलाइजेशन के लिए जीवन दान दिया। फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बने, सेटलमेंट्स शहरी केंद्र बन गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, शहरी मास्टरपीस। हजारों लोग रहते थे, अकेले नहीं थे। 8000 प्लस छोटे शहर और गांव मिले। ये एक वेल कनेक्टेड इंटीग्रेटेड सोसाइटी दर्शाता है। शुरुआती छोटे खेती वाले गांव नदियों की रिदम्स के साथ काम करना सीखा। वार्षिक बाढ़ के बाद फसलें लगाईं। फर्टाइल सिल्ट पीछे बची, जीवन जमीन से जुड़ा। स्किल्ड किसान, गेहूं, जौ, खजूर, मटर, तिल, शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण कृषि इनोवेशन कपास की खेती थी। कपड़ा काटना और बुनना, लोकल और ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण। खेती सुधार और अधिशेष, सभी को किसान होना जरूरी नहीं रहा। इंडस के लोगों की जीनियस शायद उनके शहरों के लेआउट में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जब आप मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के खंडहरों में चलते हैं तो आप अविश्वसनीय ऑर्डर की भावना से प्रभावित होते हैं। सड़कें लगभग परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थीं, उत्तर से दक्षिण तक सीधी चलती थीं और पूर्व से पश्चिम तक भी। यह एक शक्तिशाली केंद्रीय प्राधिकरण या एक गहरे प्लानिंग प्रिंसिपल्स सेट को दर्शाता है जिसे दूर दूर तक फॉलो किया गया था। सड़कों के किनारे बने घर और वर्कशॉप सभी स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स से बने थे। ईंटों की एकरूपता रिमार्केबल है। वे कंसिस्टेंट साइज रेशियो में बनी थी, जिससे कंस्ट्रक्शन कुशल और मजबूत हुआ। यह प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं थी। शहर अक्सर 2 हिस्सों में होते थे, लोअर टाउन और रेज्ड सिटाडेल। सिटाडेल फोर्टिफाइड था, ऊंचे मिट्टी एंड प्लेटफॉर्म पर बना, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स, धार्मिक स्ट्रक्चर्स और शायद शहर के शासक थे। यह अलगाव शहरी संगठन की सोफिस्टिकेटेड समझ दिखाता है। यह कम्युनल एक्टिविटीज और गवर्नेंस के लिए अलग जगह बनाता था, जो लोअर सिटी की हलचल से अलग थी। एक बड़ी टेक अचीवमेंट थी उनकी एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम। लगभग हर घर में बाथरूम था और पब्लिक प्राइवेट कुएं ताजे पानी देते थे। वेस्ट वाटर घर से निकलकर कवर ड्रेन्स के नेटवर्क में जाता था, जो मुख्य सड़कों के किनारे चलता था। ये ड्रेन्स ढलान वाली फर्श पर बने थे और मैनहोल से इंस्पेक्शन सफाई होती थी। हाइजीन का ये फोकस प्राचीन था और शहर के स्वास्थ्य में मददगार रहा होगा। उनकी टेक्निकल स्किल कंस्ट्रक्शन से आगे थी। मोहनजोदड़ो में सिटाडेल के बीचों बीच द ग्रेट बाथ। यह एक सिंपल पूल नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का प्रभावशाली कारनामा है। बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक है, लगभग 12 मीटर लंबा, साथ में 7 मीटर चौड़ा, फाइनली फिटेड बेक्ड ब्रिक्स से बना है। फर्श और दीवारें नेचुरल टार से वाटरप्रूफ, बिटुमेन की मोटी परत से वाटरप्रूफ, पानी की एक बूंद भी न रिसे। 2 तरफ सीढ़ियां बांध में उतरती है। पास का बड़ा वेल पानी सप्लाई करता था। क्लेवरली डिजाइंड आउटलेट ने टैंक निकालने की अनुमति दी। ग्रेट बाथ का उद्देश्य निश्चित नहीं है, लोकेशन और कंस्ट्रक्शन इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। स्पेशल रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। पानी शुद्धिकरण समारोहों में केंद्र होता है। ग्रेट बाथ का धार्मिक आध्यात्मिक रोल संभव है। यह कम्युनिटी के सार्वजनिक काम का प्रतीक है।
और पानी के सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। वास्तुकला के चमत्कारों के अलावा एक और विरासत उनकी लेखन प्रणाली। पूरे वैली में हजारों छोटे चौकोर सील्स स्टीटाइट पत्थर से कार्व किए गए हैं। बैल, हाथी, गैंडा, यूनिकॉर्न, इन छवियों के ऊपर प्रतीकों की एक लाइन, एक अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। 400 से ज्यादा सिंबल्स हैं। टेक्स्ट्स बहुत छोटे हैं, क्लूज नहीं मिलते। इंडस स्क्रिप्ट का रहस्य एक टैंटलाइजिंग पजल है। ये सिंबल्स क्या कहते हैं? व्यापारियों के नाम, अधिकारियों के टाइटल, देवताओं के आह्वान। पढ़ न पाने के कारण उनकी दुनिया का बड़ा हिस्सा बंद है। उनके नाम नहीं जानते, उनके राजाओं या रानियों के नाम नहीं जानते। जो कहानियां वे सुनाते थे वे नहीं जानते। सील्स एक खूबसूरत शांत झलक देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि इंडस वैली अभी भी कई सीक्रेट्स रखती है। इंडस वैली के व्यवस्थित शहर एक्टिविटी के हाइव्स थे, जो स्किल्ड कारीगरों और बिजी ट्रेडर्स से भरे हुए थे। उनकी शिल्प कौशल के सबूत प्रचुर मात्रा में हैं। पॉटर्स ने व्हील का इस्तेमाल करके कई तरह के सेरेमिक वेयर बनाए। सिंपल फंक्शनल स्टोरेज जार, एलिगेंट पेंटेड वेसल्स, ज्यामितीय पैटर्न, पत्तियों और मछलियों जैसे नेचुरल मोटिव्स। ये पॉट्स हमें बताते हैं कि वे क्या खाते थे, वे अपना खाना कैसे स्टोर करते थे और रोजमर्रा की चीजों में सुंदरता के लिए उनकी सराहना। पॉटरी की शीर क्वांटिटी और क्वालिटी से पता चलता है कि यह एक बड़ा उद्योग था, जिसमें वर्कशॉप्स पूरे कम्युनिटीज को सप्लाई करती थी। एक और की क्राफ्ट धातु विज्ञान था। लोग तांबे और कांसे के साथ काम करने में कुशल थे ताकि टूल्स, वेपन्स और गहने बनाए जा सके। उन्होंने तेज चाकू, स्टर्डी कुल्हाड़ी के सिर और डेलिकेट मछली के कांटे बनाए। उन्होंने खूबसूरत कांसे की मूर्तियां भी बनाई। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल, एक छोटी मूर्ति जो मूवमेंट और कॉन्फिडेंस की भावना को दर्शाती है। धातु के अलावा वे एक्सपर्ट बीड मेकर्स भी थे। कार्नेलियन, एगेट, लंबी नेकलेस और ब्रेसलेट बनाते हुए, जो घर और विदेश दोनों में पसंद किए जाते थे। इंडस शहरों में जीवन सिर्फ काम ही नहीं था। कई छोटे खिलौनों और गेम पीसेस की खोज से पता चलता है कि बच्चों और वयस्कों दोनों के पास लेजर के लिए समय था। छोटी क्ले कार्ड्स, मूवेबल हेड्स वाले एनिमल फिगराइंस, टेराकोटा व्हिसल्स, ये सभी बच्चे की कल्पना को खुश करते थे। पासे गेम बोर्ड, जो यह दर्शाता है कि बोर्ड गेम्स एक लोकप्रिय पास टाइम थे। ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स लोगों से एक छूने वाला कनेक्शन प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि उनके जीवन भी खेल, आराम और खुशी की वैसी ही जरूरतों से भरे थे जैसी हम आज महसूस करते हैं। लोअर टाउन के घर साइज में अलग अलग थे, पर उन्हीं स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बने। ज्यादातर एक सेंट्रल आंगन के चारों ओर व्यवस्थित थे, जो आसपास के कमरों को रोशनी और हवा प्रदान करता है। यह डिजाइन एक प्राइवेट, शेल्टर्ड जगह देता है जहां परिवार खाना पकाने, काम और सोशलाइज कर सकते थे। कई घरों में प्राइवेट कुओं और बाथरूम की मौजूदगी सामान्य आबादी के लिए उच्च जीवन स्तर दिखाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक आइसोलेटेड दुनिया नहीं थी। यह इंटरनेशनल ट्रेड के एक विशाल नेटवर्क में एक मेजर प्लेयर था, जिसने हजारों मील तक विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर सिर्फ पॉपुलेशन सेंटर्स नहीं थे, वे थ्राइविंग कमर्शियल हब थे। उनकी लोकेशन ने उन्हें वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स तक पहुंच प्रदान की, जैसे अफगानिस्तान के पहाड़ों से कीमती पत्थर, राजस्थान से तांबा और जंगलों से लकड़ी। इन मटेरियल्स को फिर स्किल्ड कारीगरों द्वारा फिनिश्ड गुड्स में बदल दिया गया, जो दूर के देशों में अत्यधिक सॉट आफ्टर थे। इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का सबसे कंपेलिंग सबूत मेसोपोटामिया से आता है, जो मॉडर्न डे इराक में प्राचीन सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इंडस सील्स, कार्नेलियन बीड्स और अन्य कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफैक्ट्स की खोज की है। ये आइटम साबित करते हैं कि इन दो महान सिविलाइजेशंस के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट था। इसी तरह मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स मेलुहा नामक एक ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं, जिसे ज्यादातर स्कॉलर्स इंडस वैली मानते हैं। इन टेक्स्ट्स में मेलुहा से इंपोर्ट्स का उल्लेख है, जिसमें कार्नेलियन, लापिस लाजुली और
एक्सोटिक लकड़ियां शामिल हैं। ये सभी इंडस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज हैं। ट्रेड जमीन और समुद्र दोनों पर किया जाता था। ओवरलैंड रूट्स शायद पहाड़ों के दर्रों से सेंट्रल एशिया और ईरानी पठार तक जाते थे। समुद्री व्यापार के लिए इंडस के लोगों ने अरब सागर में नेविगेट करने में सक्षम स्टर्डी जहाज बनाए। गुजरात के मॉडर्न डे में लोथल जैसे तटीय सेटलमेंट्स ने महत्वपूर्ण पोर्ट सिटीज के रूप में काम किया। लोथल में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक मैसिव स्ट्रक्चर अनकवर्ड किया है जिसे वे एक टाइडल डॉकयार्ड मानते हैं, जहां जहाज कार्गो लोड और अनलोड कर सकते थे। यह डॉक उनकी समुद्री प्रवेश और समुद्री व्यापार के लिए जटिल लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता का एक टेस्टामेंट है। इस एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क का इंडस इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने शहरों में धन और एक्सोटिक गुड्स लाए, जिससे उनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा मिला। इसमें गुड्स के फ्लो को मैनेज करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की भी जरूरत थी। इन ट्रांजैक्शंस में फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप आवश्यक थे, जबकि सील्स का इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को मार्क करने और शिपमेंट्स को ऑथराइज करने के लिए किया जाता था। यह ग्लोबल रीच दर्शाता है कि इंडस के लोग सिर्फ स्किल्ड बिल्डर्स और किसान ही नहीं थे, वे एंटरप्राइजिंग व्यापारी और बोल्ड सीफेयरर्स भी थे, जिन्होंने अपनी दुनिया को व्यापक प्राचीन दुनिया से जोड़ा। लिखित रिकॉर्ड के बिना इंडस वैली की सोशल स्ट्रक्चर को समझना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंट्रीगिंग सुराग पेश करता है। शहर प्लानिंग में रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी, कंस्ट्रक्शन में रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी, यह किसी प्रकार की सेंट्रल अथॉरिटी का संकेत दे सकता है या एक व्यापक रूप से स्वीकृत सोशल कोड। फिर भी दिखावटी महलों की एक आश्चर्यजनक कमी है। भव्य शाही कब्रों की कमी भी स्पष्ट है और शासकों की विशाल मॉन्यूमेंटल मूर्तियों भी नहीं मिलती। फिर भी एक छोटा प्रभावशाली प्रीस्ट किंग स्टैच्यू मिलता है। घर आकार में भिन्न होते हैं पर नाटकीय रूप से अलग नहीं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि समाज अपेक्षाकृत इगैलिटेरियन था। शायद सर्वशक्तिमान राजा नहीं, बल्कि पुजारी, व्यापारी या बुजुर्गों की एक परिषद। इंडस के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी रहस्यमय हैं। सील्स हमारी मुख्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। टेराकोटा फिगराइंस भी महत्वपूर्ण संकेत हैं। कई सील्स जानवरों को दर्शाती हैं। बैल खास तौर पर रिकरिंग मोटिव है, शक्ति या उर्वरता का प्रतीक। एक मशहूर सील में सींग वाले हेड्रेस वाला बैठा व्यक्ति है, जानवरों से घिरा। कुछ ने इसे शिव के पशुपति का शुरुआती रूप माना है, पर यह व्याख्या अभी भी बहस का विषय बनी हुई है। छोटी महिला फिगराइंस अक्सर मदर गॉडेसेस पर भी आम है। इन्हें उर्वरता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इंडस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता व्यापक युद्ध की स्पष्ट अनुपस्थिति है। प्राचीन इजिप्ट या मेसोपोटामिया के मुकाबले आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहां बहुत कम हथियार मिले हैं। कुछ शहरों में डिफेंसिव दीवारें थीं, पर बड़े युद्धों या आक्रमणों से शहरों के विनाश के बहुत कम सबूत हैं। उनकी कला युद्ध का जश्न नहीं मनाती, बल्कि यह जानवरों पर केंद्रित है, दैनिक जीवन पर केंद्रित है और शायद धार्मिक मोटिव्स पर भी। इसने कई लोगों को इंडस समाज को शांतिपूर्ण और स्थिर मानने के लिए प्रेरित किया। उनका नियंत्रण सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक एकीकरण से था और सांस्कृतिक एकता से। ऑर्डर और शांति उनकी दुनिया की परिभाषित विशेषता थी। यह उनके साफ सुथरे ग्रिड जैसे शहरों में दिखता है, उनके स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप प्रणालियों में दिखता है, और उनके सोफिस्टिकेटेड सैनिटेशन नेटवर्क्स में भी। यह एक ऐसा समाज प्रतीत होता है जिसने सहयोग को महत्व दिया, अनुशासन और कम्युनल वेलबीइंग। ऑर्डर शायद धार्मिक अधिकार से आता था, या व्यापारी संघों की शक्ति से, या बस एक साझा सांस्कृतिक सहमति से। जो भी कारण रहा हो, इससे यह सभ्यता 700 प्लस वर्षों तक फलती फूलती रही, लाखों के लिए स्थिर और समृद्ध वातावरण बनाकर। सदियों तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फूला। लगभग 1900 BCE के आसपास यह वाइब्रेंट अर्बन वर्ल्ड डिक्लाइन होने लगा।
बड़े शहर धीरे धीरे अपनी आबादी खोने लगे, सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क्स लड़खड़ा गए और यूनिफाइड कल्चर टूटने लगा। यह पतन कोई एक नाटकीय घटना नहीं थी, बल्कि सैकड़ों सालों तक चलने वाली ग्रेजुअल प्रक्रिया थी। यह सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं है। यह कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था जिसने कोलैप्स को जन्म दिया। एक प्रमुख थ्योरी एनवायरमेंटल चेंजेस की ओर इशारा करती है। इस क्षेत्र का क्लाइमेट बदल गया होगा, ठंडा और शुष्क। मानसून की बारिश में कमी का एग्रीकल्चर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा होगा, जिससे बढ़ती शहरी आबादी का सपोर्ट करने के लिए जरूरी फूड सरप्लस बनाना मुश्किल हो गया होगा। इसके अलावा जियोलॉजिकल एक्टिविटी ने नदियों के मार्ग को बदल दिया होगा। घग्गर हाकरा नदी, जिसने कई सेटलमेंट्स को सपोर्ट किया था, सूखने लगी, जबकि इंडस नदी में विनाशकारी बाढ़ आई होगी या उसने अपना रास्ता बदल दिया होगा, जिससे मोहनजोदड़ो जैसे शहर बिना रिलायबल पानी के स्रोत के रह गए होंगे। इकोनॉमिक डिक्लाइन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इंडस शहरों में धन लाने वाला इंट्रिकेट ट्रेड नेटवर्क बाधित हो गया होगा। मेसोपोटामिया, एक प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर, उस समय अपने पॉलिटिकल उथल-पुथल से गुजर रहा था, जिसने महत्वपूर्ण कमर्शियल लिंक्स को तोड़ दिया होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के स्टिमुलस के बिना शहरी इकोनॉमी कमजोर हो गई होगी। लग्जरी गुड्स की मांग कम हो गई होगी। शहरों में स्पेशलाइज्ड कारीगरों ने अपनी आजीविका खो दी होगी, जिससे लोगों को अन्य अवसरों की तलाश में दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। फाइनली, कुछ स्कॉलर्स ने प्रस्ताव दिया है कि नए लोगों के आगमन ने परिवर्तनों में योगदान दिया होगा। हालांकि हिंसकार्यन आक्रमण का पुराना सिद्धांत व्यापक संघर्ष के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी के कारण बड़े पैमाने पर डिस्क्रेडिटेड हो गया है। ये ज्यादा संभावना है कि डिक्लाइन एक इंटरनल प्रोसेस था। जैसे जैसे एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक दबावों के कारण शहरी सिस्टम कमजोर होता गया, सिविलाइजेशन को एक साथ रखने वाला अधिकार टूट गया। लोगों ने बड़े शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया और पूर्व और दक्षिण की ओर चले गए। छोटे गांवों में जीवन के एक सरल, अधिक ग्रामीण तरीके पर लौट आए। इंडस वैली का महान शहरी प्रयोग समाप्त हो गया था। हालांकि बड़े शहर छोड़ दिए गए और स्क्रिप्ट भुला दी गई, फिर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेगेसी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। इसने बाद की संस्कृतियों पर एक सूक्ष्म लेकिन लास्टिंग छाप छोड़ी। इसकी कई प्रथाओं और विचारों को आत्मसात किया गया। वे बाद के समाजों के ताने बाने का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए कृषि परंपराएं जारी रहीं, गेहूं, जौ और विशेष रूप से कपास, कुम्हार के चाक और कुछ पॉटरी स्टाइल का उपयोग भी बना रहा। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस धर्म के तत्व जीवित रहे और वे आधुनिक हिंदू धर्म के पहलुओं में विकसित हुए होंगे। पानी और अनुष्ठानिक स्नान, ग्रेट बाथ में यह इतनी प्रमुख थी और आज भी यह हिंदू प्रथा का एक केंद्रीय हिस्सा बनी हुई है। पवित्र जानवरों की पूजा, पेड़ों की पूजा और संभवतः एक प्रोटो शैव आकृति का चित्रण, ये संकेत गहरी जड़ें वाली निरंतरता का सुझाव देते हैं। जबकि लिंक निश्चित नहीं है, फिर भी इस प्राचीन सिविलाइजेशन का कुछ आध्यात्मिक डीएनए पीढ़ियों तक चला गया और इसका असर दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक के विकास पर पड़ा। इंडस के लोगों के प्रैक्टिकल इनोवेशन भी समय के साथ गूंजते हैं। शहरी नियोजन, स्वच्छता, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इनसे एक स्वस्थ, संगठित समाज के मानक बने। जबकि ज्ञान कुछ समय के लिए खो गया था, मौलिक विचार, स्वच्छ पानी, प्रभावी जल निकासी और व्यवस्थित सड़कों, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके लिए हम आज भी अपने शहरों में प्रयास करते हैं। उनके स्टैंडर्डाइज्ड वजन की प्रणाली, यह व्यापार में विनियमन और निष्पक्षता की शुरुआती समझ दिखाती है। एक अवधारणा जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का आधार है। उन्होंने दिखाया कि एक समाज बिना युद्ध के भी जटिल और व्यापक हो सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव सरलता और लचीलेपन का शांत लेकिन शक्तिशाली प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सिविलाइजेशंस नाजुक इकोसिस्टम है। पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सामंजस्य, उनकी कहानी जलवायु परिवर्तन
और प्राकृतिक संसाधनों के बुद्धिमान प्रबंधन का एक कॉशनरी टेल है, लेकिन यह अविश्वसनीय उपलब्धि की कहानी भी है। ये प्राचीन लोग, जिनके शब्द हम पढ़ नहीं सकते, फिर भी वे हमें अपने शहरों के तर्क के माध्यम से बोलते हैं और अपनी कला की सुंदरता के माध्यम से बोलते हैं। वे हमें चुनौती देते हैं, खोजते रहने, सुनते रहने और उस शांत दुनिया से सीखते रहने।